ओके, आज हम देखते हैं कि हम एक चाइल्ड प्रोसेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। क्यों क्रिएट करना है, लास्ट लेक्चर में इसकी डिस्कशन हो चुकी है। अब हमें देखना है कि हम चाइल्ड प्रोसेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक सिस्टम कॉल है फोर्क सिस्टम कॉल है। हम इसको इन्वोक करेंगे, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अब प्रोसेस क्रिएट हो गया, रैम के अंदर जो कॉलर है उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब मैं ये प्रोग्राम आपके पास आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें देखें कि सबसे पहले है प्रिंट एफ हेलो, सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज फोर्क। अब ये फोर्क सिस्टम कॉल है, ये क्या करेगी, ये एक प्रोसेस क्रिएट करेगी। अब वो जो नया प्रोसेस होगा, जो चाइल्ड प्रोसेस होगा, उसके अंदर पेरेंट के ही कंटेंट्स होंगे, यानी कोई कॉपी होगी पेरेंट प्रोसेस की, और उसकी एग्जीक्यूशन भी यहीं से स्टार्ट होगी जहां फोर्क कॉल हुआ है। अब देखें, हमने जब फोर्क कॉल किया उस वक्त सिर्फ पेरेंट प्रोसेस था, चाइल्ड प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फोर्क की कॉल ने सक्सेसफुली चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया। अब मेमोरी मॉडल है आपके पास, रैम में देखें P1 इज द पेरेंट प्रोसेस, P1 ने फोर्क कॉल किया और रैम के अंदर उसकी कॉपी क्रिएट होगी P1 एंड P2। अब ये दो प्रोसेस मौजूद हैं, ये दोनों अब पैरेलल में चल सकते हैं। इनके दरमियान टाइम शेयरिंग हो सकती है, इनके दरमियान मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है। लेकिन जो पेरेंट प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूशन तो वहीं से कंटिन्यू होगी जहां पर उसने फोर्क कॉल की है। अब जब फोर्क एक दफा कॉल हुआ था उस वक्त कोई और प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पेरेंट के अलावा, उस वक्त सिर्फ पेरेंट प्रोसेस था, कोई चाइल्ड प्रोसेस नहीं था। लेकिन जब फोर्क की कॉल रिटर्न होने से पहले एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, अब फोर्क दो दफा रिटर्न होगा, पेरेंट में भी रिटर्न होगा, चाइल्ड में भी रिटर्न होगा। तो फोर्क की ये बात आपने याद रखनी है कि कॉल एक दफा होता है और रिटर्न दो दफा होता है, क्योंकि जब कॉल हुआ था उस वक्त सिर्फ पेरेंट प्रोसेस था और उसकी कॉल के दरमियान उसकी डेफिनेशन के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। अब पेरेंट और चाइल्ड को दोनों को रिटर्न करेगा कंट्रोल, तो पेरेंट को भी कंट्रोल रिटर्न होगा और चाइल्ड प्रोसेस को भी कंट्रोल रिटर्न होगा। अब इसका मतलब है कि चाइल्ड प्रोसेस को भी रिटर्न फोर्क की कॉल हो रही है, तो ऊपर वाला जो कोड है जो फोर्क से ऊपर लिखा हुआ है वो चाइल्ड प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, जो फोर्क की कॉल से नीचे है रिटर्न के बाद जो कोड लिखा हुआ है वो चाइल्ड प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होगा। अब पेरेंट और चाइल्ड के अंदर सेम डेटा पड़ा हुआ है, सेम कंटेंट्स है। चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस की कॉपी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड का। सिंपली जो एड्रेस स्पेस है वो कॉपी हो जाती है रैम से और रेप्लिकेट हो जाती है। जो कुछ पेरेंट प्रोसेस के अंदर पड़ा हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग, स्टैक सेगमेंट, हीप, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा प्रोसेस कॉपी हो गया। अब दो कॉपीज हैं रैम के अंदर, अब दो प्रोसेस हो गए, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड प्रोसेस है। दोनों की अपनी अपनी आईडीज हैं, दोनों के दरमियान इस रिलेशन के अलावा कोई लिंक एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों की अपनी बेस और लिमिट्स हैं, एक दूसरे के एरिया में वो इंटरवीन नहीं कर सकते, उनके ऊपर वो सारी प्रोटेक्शन अप्लाई हो रही है जो बाकी प्रोसेस के ऊपर अप्लाई होती है। पेरेंट ने फोर्क की कॉल करके इसको क्रिएट किया, जब प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों को फोर्क की कॉल ने रिटर्न किया। अब पेरेंट प्रोसेस और जो चाइल्ड प्रोसेस है ये दोनों वर्ड डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। हेलो सिर्फ पेरेंट ने डिस्प्ले किया क्योंकि उसको सिर्फ पेरेंट प्रोसेस था। उसके बाद पेरेंट ने फोर्क की कॉल की, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ
चाइल्ड प्रोसेस को भी फोर्क ने रिटर्न किया, पेरेंट को भी रिटर्न किया, कुछ कंट्रोल रिटर्न किया से, और उसके बाद दोनों ने वहां से अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू की। तो पेरेंट प्रोसेस ने डिस्प्ले किया वर्ड और चाइल्ड प्रोसेस ने डिस्प्ले किया वर्ड। अब जो याद रखने की चीज ये है कि चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होगी फोर्क जहां रिटर्न कर रहे हैं। बस आप ये याद रख लें कि फोर्क की कॉल चाइल्ड को भी रिटर्न करती है कंट्रोल और पेरेंट को भी करती है। तो अगर चाइल्ड को कंट्रोल रिटर्न हो रहा है फोर्क से, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल डाउनवर्ड जाएगा, वहां से ऑनवर्ड होगा। तो फोर्क के बाद की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी चाइल्ड प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होगी। मेमोरी में क्या है? मेमोरी में कॉलर प्रोसेस की या पेरेंट प्रोसेस की कॉपी क्रिएट हो जाती है। उस वक्त जो कंटेंट्स थे वेरिएबल्स के, उसकी कॉपी क्रिएट हो गई। पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस को ये जो ट्री की फॉर्म में आपको शो किया गया है, पेरेंट प्रोसेस है और वहां से एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है विच इज ग्रेटर देन 1। जो भी आप प्रोसेस क्रिएट करेंगे उसको एक इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर नंबर असाइन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस आईडी। इंक्रीमेंटेड ऑर्डर में होता है, तो जैसे जैसे प्रोसेस क्रिएट होते जाते हैं तो वो +1 इनकी पुरानी आईडी को इंक्रीमेंट करके दूसरे को असाइन हो जाती है। अब ये हमने पहला प्रोग्राम अब तक देखा है जिसके अंदर हम एक प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। अब इसकी आउटपुट क्या होगी? अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं और रन करूं तो मुझे क्या नजर आएगा स्क्रीन पे? सर हेलो वर्ड आएगा। हेलो वर्ड आएगा, ओके। हेलो वर्ड तो पेरेंट ने प्रिंट करना है, पेरेंट का पार्ट चाइल्ड भी हेलो वर्ड, अब चाइल्ड भी हेलो वर्ड करेगा। अब इसका मतलब है फोर्क की पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फोर्क शुरू में कॉल करूं आखिर में कॉल करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाइल्ड पर। पेरेंट हेलो प्रिंट करेगा और चाइल्ड वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब देखें पेरेंट सर वर्ल्ड दोनों का प्रिंट होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है कि चाइल्ड प्रोसेस को कंट्रोल फोर्क से रिटर्न हो रहा है, तो चाइल्ड प्रोसेस को अगर फोर्क की कॉल से कंट्रोल रिटर्न हो रहा है तो कंट्रोल डाउनवर्ड जाएगा। टॉप डाउन एग्जीक्यूशन होती है हमारे प्रोग्राम की, तो इसका मतलब है कि वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी जहां फोर्क ने रिटर्न किया। तो ऊपर वाला जो कोड है हेलो, तो फिर चाइल्ड प्रोसेस डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, तो वो तो कंट्रोल नीचे आएगा वर्ड पे। तो पेरेंट प्रोसेस ने तो हेलो डिस्प्ले किया पहले और उसके बाद फोर्क की कॉल की। फोर्क की कॉल करने पर एक और प्रोसेस क्रिएट हो गया, दैट इज द चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन भी वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां फोर्क ने रिटर्न किया है। फोर्क ने रिटर्न किया, कंट्रोल नीचे आया, प्रिंट हुआ वर्ड। अब पेरेंट प्रोसेस ने भी अपना वर्ड डिस्प्ले कर दिया। हेलो एक दफा प्रिंट हुआ जबकि वर्ड 2 टाइम्स प्रिंट हुआ। एक दफा पेरेंट ने किया, एक दफा चाइल्ड ने किया। कौन पहले करेगा वी डोंट नो। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होने के बाद चाइल्ड प्रोसेस चलेगा या पेरेंट प्रोसेस चलेगा हम नहीं जानते। ये जो भी स्केड्यूलिंग पॉलिसी है ये उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि पहले चाइल्ड चल रहा हो, कभी पेरेंट चल रहा हो, वी डोंट नो। और हम किसी को ये अजम्पशन नहीं रखेंगे इस बारे में कि हमेशा हमारा सोल्यूशन इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि पहले पेरेंट ही चलेगा तो या पहले चाइल्ड चलेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर यूनी प्रोसेस मशीन है तो कोई भी पहले एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन पहले कंट्रोल किसी को भी मिल सकता है, कहने का मतलब ये, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लें। ये 4 की कॉल है, इसकी जो रिटर्न टाइप है दैट इज PID_T। अब इसे अनसाइंड इंटीजर समझ लें, तो और भी आपको इस तरह की टाइप्स नजर आएंगी। तो PID_T इसकी टाइप है। इस फंक्शन को, इस सिस्टम कॉल को कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये करता क्या है, इट क्रिएट्स न्यू प्रोसेस जो कि कॉलर प्रोसेस का, जिसने इसे कॉल किया होगा, कॉलर प्रोसेस का चाइल्ड होगा। वो जो कॉलर प्रोसेस है वो पेरेंट कंसीडर किया जाएगा, उसको हम पेरेंट कहेंगे, दैट्स अ पेरेंट प्रोसेस, और ये उसका चाइल्ड प्रोसेस होगा। फोर्क इज कॉल्ड वंस एंड रिटर्न ट्वाइस। एक दफा कॉल करते हैं लेकिन रिटर्न ये 2 दफा करता है। इसका कंट्रोल 2 दफा रिटर्न होगा, एक दफा पेरेंट में, एक दफा चाइल्ड में। कॉल तो एक ही किया ना, कॉल तो पेरेंट ने किया, लेकिन इसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया। अब इसने चाइल्ड को भी कंट्रोल रिटर्न करना है, पेरेंट को भी करना है। इट रिटर्न्स 0 टू द चाइल्ड प्रोसेस, हमेशा चाइल्ड प्रोसेस को 0 रिटर्न करेगा ये। लेकिन it returns ID of the child process to parent process, which is always greater than 1. अब ये क्यों है? So that we can differentiate between child and parent process. इसने कंट्रोल, हमने कहा कि कंट्रोल 2 दफा रिटर्न होता है। फोर्क ने चाइल्ड प्रोसेस को भी कंट्रोल रिटर्न करना है और पेरेंट प्रोसेस को भी कंट्रोल रिटर्न करना है। एक्चुअली उसने, उसकी रिटर्न टाइप है, इसकी प्रोटोटाइप में देखें PID_T, ये एक्चुअली एक आईडी रिटर्न कर रहा है। चाइल्ड प्रोसेस को ये हमेशा 0 रिटर्न करेगा और पेरेंट प्रोसेस में ये कोई पॉजिटिव नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 होगा वो रिटर्न करेगा, और वो एक्चुअली चाइल्ड प्रोसेस की आईडी होगी। तो अब हम चेक लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि चाइल्ड ने क्या एग्जीक्यूट करना है और पेरेंट प्रोसेस ने क्या एग्जीक्यूट करना है। हमने सेम कोड तो एग्जीक्यूट नहीं करवाना होगा, जैसे कि अभी हमने वर्ड एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम चाहेंगे कि पेरेंट प्रोसेस डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करे और चाइल्ड प्रोसेस डिफरेंट एग्जीक्यूट करे। लास्ट लेक्चर में जब हमने प्रॉब्लम दी थी सर्चिंग की, कि एक एरे है ऑफ 1000 एलिमेंट्स और हम वहाँ पर स्पीड अप चाहते हैं, तो हमसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। पेरेंट प्रोसेस फर्स्ट पार्ट में सर्च करेगा और चाइल्ड प्रोसेस सेकेंड पार्ट में सर्च करेगा, या इट कैन बी अदर वे राउंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेरेंट अपना पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अपने पार्ट में सर्च करेगा, और चाइल्ड प्रोसेस अपने पार्ट में सर्च करेगा। अगर दोनों ने सेम पार्ट में सर्च करना है, यानी कि एक ही एरे में सर्च करना है दोनों ने, तो फिर चाइल्ड प्रोसेस बनाने का कोई फायदा नहीं है। मकसद तो यह है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है वो डिवाइड हो जाए 2 पार्ट्स में और 2 डिफरेंट प्रोसेस को प्रोसेस करें, तभी स्पीड अप होगा। अगर दोनों ने सेम काम करना है तो फिर तो स्पीड अप नहीं है, फिर तो जस्ट रेप्लिकेशन है। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? सर जो प्रोसेसेस हैं वो इकट्ठे भी चल सकते हैं, यानी पेरेंट और चाइल्ड इकट्ठे? बिल्कुल इकट्ठे। देखें, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, मल्टी प्रोग्रामिंग तो आपने देख ली कि सारे रैम में मौजूद हैं। मल्टीटास्किंग भी हो सकती है और मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकती है। मल्टीटास्किंग कब होती है? जब एक ही प्रोसेसर हो और मल्टीपल प्रोसेसेस हों। सीपीयू एक है लेकिन नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, तो तब तो टाइम शेयरिंग होगी। मल्टी प्रोसेसिंग कब होगी? जब मल्टीपल सीपीयूज होंगे। अब ये भी हो सकता है पेरेंट प्रोसेस एक सीपीयू पे स्केड्यूल हो जाए और चाइल्ड प्रोसेस दूसरे सीपीयू पे स्केड्यूल हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है, आगे चल के हमने करना भी है ऐसे किसी लैब में। तो अब इनके दरमियान पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है।
दोनों सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि अंडरलाइंग मशीन कैसी है। अगर उसमें मल्टीपल कोर्स हैं तो एक कोर पर पेरेंट चल गया, एक पे चाइल्ड प्रोसेस रन हो रहा है, तो उनके दरमियान मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन अगर एक ही कोर है तो फिर तो टाइम शेयरिंग होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल कोर्स हैं लेकिन पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस एक ही कोर पे टाइम शेयरिंग कर रहे हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल। तो वहां पर फिर प्रोग्रामर को इंटरवीन करके अपनी मर्जी से फिर स्केड्यूल करना पड़ता है। ये कर सकते हैं आप, सिस्टम कॉल्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस खास कोर पे चले तो वो हमेशा उसी कोर पे चल सकता है। आप स्केड्यूलिंग कंट्रोल कर सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। अभी हमने जस्ट एक प्रोसेस क्रिएट करना है। तो अब ये स्लाइड्स में जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। प्रोग्रामिंग के वक्त आपको याद होने चाहिए ये सारे पॉइंट्स। फोर की कॉल करती क्या है? एक नया प्रोसेस क्रिएट करती है। एक नया प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, मेमोरी में उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब मेमोरी में 2 प्रोसेस हैं। पेरेंट प्रोसेस की कॉपी क्रिएट हो गई है। जो कुछ पेरेंट प्रोसेस के अंदर था वो ही अब चाइल्ड प्रोसेस के अंदर भी है, लेकिन लिमिट्स अपनी अपनी हैं। उसकी बेस और लिमिट और है, इसकी बेस और लिमिट और है। मेमोरी लिमिट्स की बात कर रहा हूँ। उसकी आईडी अपनी है, इसकी आईडी अपनी है। अब 4 की कॉल ने रिटर्न करना है पेरेंट को, वो हमेशा चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न करेगा और चाइल्ड प्रोसेस को वो 0 रिटर्न करेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 4 की कॉल फेल हो जाए किसी वजह से क्रिएट नहीं हो सका प्रोसेस। ऐसी सूरत में वो -1 रिटर्न करेगी। अब हम पहले तो चेक करते हैं, 4 का कोड लिख के चेक करते हैं रन करके। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नोटपैड नजर आ रहा है? यस सर। ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपने जो इंक्लूड करना है stdio, तो मैंने इंक्लूड किया है फॉर printf। और जो न्यू हेडर फाइल आपको नजर आ रही है दैट इज यूनिक्स स्टैंडर्ड unistd.h, ये फॉर सिस्टम कॉल्स आपको इंक्लूड करनी होगी। और एक और हेडर फाइल है दैट इज systypes.h। जितनी भी जो न्यू टाइप्स आपको नजर आ रही हैं लाइक PID_T, और भी आपको जब आएंगी तो मैं बताऊंगा, तो इनको इंक्लूड करना होगा आपने। ओके, उसके बाद कोड की आते हैं। इंट मेन में पहले वही कोड लिखा मैंने, printf हेलो। उसके बाद 4 की कॉल इन्वोक की और उसके बाद फिर वर्ड डिस्प्ले किया। अब इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। कंपाइल किया। अपने कंपाइल करने पर तो लैब हो चुकी है ना आपकी, अपने फ्राइडे की लैब नहीं थी इस दफ़ा। ओके, जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम है fork.c और ये प्रोग्राम कंपाइल हो, लिंक हो और आउटपुट फाइल बन जाए fork.out के नाम से। इस पर लैब हो जाएगी आपकी कंपाइलेशन पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप इसको देख लें, समझ लें। जीसीसी कंपाइलर का नेम है, इनपुट फाइल है fork.c और माइनस हो स्विच है, मींस के आउटपुट फाइल का नेम होना चाहिए fork.out। ये एंटर किया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसको रन करता हूँ मैं fork.out। जी, देखा क्या नजर आया आपको?
दो दफा वर्ड आ रहा है सर, 2 दफा वर्ड आ रहा है, एक दफा पेरेंट और एक दफा पेरेंट, एक दफा चाइल्ड प्रोसेस। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। मकसद हमारा 2 डिफरेंट काम करना है, सेम काम तो नहीं करना दोनों प्रोसेस में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे एक एरे को सर्च करना है तो मैं चाहूँगा स्पीडअप के लिए कि हर प्रोसेस अपना पार्ट सर्च करे, सेम एरे को सब सर्च ना करें, उसको डिवाइड कर लिया जाए उतने पार्ट्स में जितने प्रोसेस हैं और हर प्रोसेस को उसका पार्ट असाइन कर दिया जाए ताकि वो अपने अपने पार्ट को सर्च करे, तभी स्पीडअप होगा। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि पेरेंट डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करे और चाइल्ड प्रोसेस डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करे, दोनों सेम कोड एग्जीक्यूट ना करें। दोनों सेम कोड एग्जीक्यूट ना करें। सर एक बात बताएं जी सर, ये जो PID है इसमें फोर्क की आईडी सेव हो रही फोर्क की आईडी नहीं, फोर्क की आईडी सेव नहीं होगी। फोर्क की है, आईडी ID इक्वल टू फोर्क लिखा हुआ है। हाँ, इसका मतलब ये है कि फोर्क का फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद जब वो रिटर्न करेगा तो वो आईडी को असाइन होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसे मैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पेरेंट का है या चाइल्ड का है। हाँ, अब देखिए फोर्क कॉल हुआ तो 2 कॉपीज बन गई, पेरेंट की भी चाइल्ड की भी, 2 प्रोसेस बन गए, पेरेंट प्रोसेस भी बन गया और चाइल्ड प्रोसेस भी बन गया। अब चाइल्ड की एग्जीक्यूशन भी यहीं से स्टार्ट होनी है जहां फोर्क रिटर्न कर रहा है, जहां पेरेंट रिटर्न कर रहा है और चाइल्ड रिटर्न कर रहा है सेम प्लेस पे। अब पेरेंट को इसने रिटर्न किया, कोई भी नंबर होगा विच इज ग्रेटर देन 1, हम नहीं जानते, लेकिन होगा हमेशा 1 से बड़ा। और चाइल्ड प्रोसेस को, अच्छा वो 1 से बड़ा इसलिए होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली 0 से स्टार्ट होना था, लेकिन आईडी जो 1 होती है वो एक सिस्टम प्रोसेस होता है इनिट, जो कि पहला प्रोसेस होता है यूनिक्स का, और बाकी सारे प्रोसेस एक्चुअली वहीं से इनिशिएट होते हैं। तो वो जो पहला जो पेरेंट प्रोसेस होता है, इन तमाम प्रोसेसेस का जो पूरा ट्री है, जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज इनिट प्रोसेस, उसकी आईडी होती है 1। तो बाकी प्रोसेसेस की उसके बराबर तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो क्रिएट हो चुका है, उसको आईडी असाइन हो चुकी है, तो उससे बड़ी ही होगी, कोई भी नंबर होगा, जो भी आईडी होगी प्रोसेस की वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। सर आईडी इज इक्वल टू 4 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये भी 2 दफा चलेगी या इससे नीचे जो जितना है वो 2 दफा चलेगा? फोर्क ने 2 दफा रिटर्न करना है, एक दफा पेरेंट को, एक दफा चाइल्ड को। राइट, यानी आईडी इज इक्वल टू फोर्क भी, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये भी 2 दफा। अब देख लें, फोर्क ने रिटर्न करना है, रिटर्न करेगा तो असाइन होगा ना। अब देखें, अगर इसका ऑर्डर डिफाइन करूं तो पहले फंक्शन कॉल होगा और बाद में असाइन होगा। ये स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, पहले फंक्शन कॉल हो रहा है उसके बाद असाइनिंग हो रही है, सही है? जी जी जी, पहले असाइनिंग तो नहीं हो रही ना, इसका मतलब है फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न होगा, तो रिटर्न से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है चाइल्ड की, पेरेंट और चाइल्ड। आवाज एक मिनट, एकदम आवाज सर खत्म हो गई। जी आ रही है आवाज? अब आ रही है। यस ओके, सर पे चली गई आवाज। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, तो आ रहा है मैसेज बैड नेटवर्क का। ओके, 4 कॉल हुआ, अब इसका ऑर्डर डिफाइन करना है। पहले फंक्शन कॉल होगा फोर्क, ये जो स्टेटमेंट है id इज इक्वल टू फोर्क, पहले फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो आईडी को असाइन होगा। फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो आईडी को असाइन होगा। ओके, अब पेरेंट प्रोसेस में फोर्क ने रिटर्न किया, जो भी रिटर्न किया वो ग्रेटर देन 1 होगा।
लेकिन चाइल्ड प्रोसेस भी तो पैरेलल में चल रहा है, चाइल्ड की एग्जीक्यूशन भी तो यहीं से स्टार्ट हो रही है जहां पे फोर्क रिटर्न कर रहा है, तो चाइल्ड प्रोसेस को उसने 0 रिटर्न कर दिया। अब ये कोड आप 2 दफा कंसीडर करें, आप समझें कि फोर्क ने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लिया, आप दोबारा लिख लें इस कोड को। मैं यही करूं, मैं कॉपी करके जब फोर्क आए तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूं और दूसरे नोटबुक में पेस्ट कर लूं। अब मैं कहूं कि ये पेरेंट का पार्ट है, ये चाइल्ड का पार्ट है, पेरेंट में कोई पॉजिटिव नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 वो साइन हो रहा है, वो रिटर्न हो रहा है, और चाइल्ड में 0 रिटर्न हो रहा है। दोनों को अलग अलग मैं ड्राई रन करूं, पेरेंट में मैं आईडी को ग्रेटर देन 1 कंसीडर करूं और चाइल्ड प्रोसेस वाली कॉपी में मैं आईडी को हमेशा 0 रिटर्न कर अज्यूम करूं, तो मैं ट्राई रन कर सकता हूं। अब मैं देख सकता हूं कि पेरेंट का क्या बिहेवियर होगा, पेरेंट क्या डिस्प्ले करेगा और चाइल्ड क्या डिस्प्ले करेगा। अब मैं पेरेंट को पहले ले लेता हूं, पेरेंट प्रोसेस को के लिए ड्राई रन करते हैं इस कोड को। फोर्क ने रिटर्न किया ग्रेटर देन 1 नंबर, हमने चेक किया इफ दैट नंबर इज इक्वल टू 0, यानी कि आईडी इज इक्वल टू 0, नो, वो तो ग्रेटर देन 1 साइन हुआ है, तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंट्रोल एल्स इफ पे आया, एल्स इफ आईडी इज ग्रेटर देन 1, यस, पेरेंट को तो ग्रेटर देन 1 साइन हुआ है नंबर, तो पेरेंट प्रोसेस ने डिस्प्ले किया, पेरेंट प्रोसेस कोई मैसेज डिस्प्ले किया और उसके बाद वो एल्स पार्ट पे नहीं आएगा बल्कि रिटर्न हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो पेरेंट ने अपना पार्ट एग्जीक्यूट किया है, कौन सा, एल्स इफ वाला। पेरेंट में एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो गई है। अब हम चाइल्ड प्रोसेस को देखते हैं। चाइल्ड प्रोसेस में फोर्क ने 0 रिटर्न किया, अब आईडी को साइन हुआ है 0। अब चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में देखें, 0 इज इक्वल टू 0, यस, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो चाइल्ड प्रोसेस ने इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट किया, printf चाइल्ड प्रोसेस एल्स इफ को और एल्स को स्किप करता हुआ वो डायरेक्टली कि इफ एल्स इफ और एल्स में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो बाकी कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा और वो डायरेक्टली रिटर्न पर आ जाएगा। सर एक चीज पूछनी है मुझे। जी सर हमेशा जब आउटपुट आएगी तो पहले जो मतलब कंसोल पे आउटपुट आएगी, पहले पेरेंट की आएगी और फिर चाइल्ड की आएगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि हम नहीं जानते। अभी जो आपने हेलो वर्ल्ड किया सर, तो उसमें हेलो आया पेरेंट का, उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट कराया उसने चाइल्ड का। अच्छा, हेलो तो आना ही है ना, हेलो तो हमेशा आएगा क्योंकि उस वक्त तो चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पेरेंट प्रोसेस ही है। लेकिन पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होने के बाद पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा पहले या चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, हम नहीं जानते। अच्छा ओके। हेलो तो आना ही है क्योंकि जब हेलो प्रिंट हुआ है उस वक्त तो सिर्फ पेरेंट प्रोसेस ही था, चाइल्ड तो था ही। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होने के बाद पेरेंट पहले एग्जीक्यूट होगा या चाइल्ड को कंट्रोल मिलेगा, हम नहीं जानते। तो दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन दोनों अपना अपना पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। इस एग्जांपल में सेम कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। सर एक बिल्कुल छोटी सी चीज पूछनी कि आईडी यानी सर 1 जिन्होंने लिखे थे ये लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह, उन्होंने आईडी यानी 1 एक तरह की इग्नोर कर दी है या 0 है? इग्नोर नहीं की, मैंने आपको बताया है कि वो ऑलरेडी प्रोसेस को साइन हो चुकी है। राइट। वो क्यों, जो पहला प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इनिट प्रोसेस, उसकी आईडी जो है वो 1 है।
जब यूनिक्स बूट होता है तो पहला प्रोसेस जो क्रिएट होता है दैट इज द इनिट प्रोसेस, उससे फिर बाकी प्रोसेस वहां से ट्री स्टार्ट होता है और वहां से फिर फर्दर प्रोसेस क्रिएट होते हैं और आईडी जो है वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में साइन होती है। ठीक है। आप ग्रेटर देन जीरो पर भी चेक लगा सकते हैं, नो इशू। ग्रेटर देन जीरो करते हैं, जो भी नंबर होगा वो जीरो से भी ग्रेटर होगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस अपना पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, पेरेंट प्रोसेस अपना पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। हमने अब दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों के पार्ट्स को बेस्ड ऑन द आईडी। आईडी की बेस पे दोनों डिफरेंशिएट हो गए, दोनों की एग्जीक्यूशन अपनी अपनी है, सेम कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे और वो हम चाहते भी नहीं थे कि दोनों सेम कोड एग्जीक्यूट करें। अब इसको अगर रन करके देखें हम, ओके वही कोड लिखा हुआ है। कोड कंपाइल हो गया और इसको रन करते हैं। अब आपको दो दफ़ा पेरेंट या दो दफ़ा चाइल्ड प्रोसेस नज़र नहीं आया, दोनों ने अपना अपना पार्ट एग्जीक्यूट किया है। पेरेंट ने अपना पार्ट एग्जीक्यूट किया और चाइल्ड प्रोसेस ने अपना पार्ट एग्जीक्यूट किया। डिफरेंशिएट कर दिया आपने। अब वर्ड की तरह दो दफ़ा वर्ड नहीं नज़र आया, बल्कि एक ही दफ़ा आपको चाइल्ड प्रोसेस और एक दफ़ा पेरेंट प्रोसेस आईडी की बेस पर आपने डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप दोनों प्रोसेस से, चाइल्ड प्रोसेस से डिफरेंट काम करवा सकते हैं। अब आपने अगर एरे को सर्च करना हो तो पेरेंट प्रोसेस अपना पार्ट एग्जीक्यूट कर सकता है और चाइल्ड अपना कर सकता है। अब स्पीड अप होगा। सर यहाँ एक तक दफा बताएं। ये ब्रीफली दोबारा समझा दें। क्या नहीं समझ आया आपको? हेलो क्या नहीं समझ आया? इससे ये जो दोनों अलग हुए हैं कि जो ब्रीफली दोबारा समझा दें, पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस अलग जो हुए हैं। आपको ये समझ आया कि फोर्क रिटर्न करता है दो दफ़ा, एक दफ़ा हाँ जी, हाँ पेरेंट को, जी, एक आ दफ़ा गया। चाइल्ड को। हाँ जी, ये आ गया समझ। ठीक है। अब पेरेंट को उसने पॉजिटिव नंबर देना है विच इज़ ग्रेटर देन 0 या 1, 0 और चाइल्ड प्रोसेस को उसने हमेशा 0 रिटर्न करना है। तो हम उसकी बेस पर पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम चेक लगा देते हैं कि इफ़ आईडी 0 तो चाइल्ड प्रोसेस का पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, ये हमेशा ये वाला जो है ये चाइल्ड प्रोसेस के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, ये उसका पार्ट है चाइल्ड प्रोसेस का। और पेरेंट के अंदर ये कंडीशन चाइल्ड वाली फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आईडी पेरेंट प्रोसेस में आईडी डिफरेंट होगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो वहां पर ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा पेरेंट प्रोसेस का, ठीक है। तो पेरेंट में कंडीशन एल्स इफ की ट्रू हो रही है और चाइल्ड प्रोसेस के अंदर 0 की इफ की 0 वाली ट्रू हो रही है। अब आपकी एक्टिविटी आपने ये करनी है, आपने मुझे सबमिट करवानी है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आपने कोड लिखना है वही जो हमारा प्रॉब्लम था। आप एक एरे ले लें
इंटीजर एरे ले लें 20 एलिमेंट्स की, उसको हार्ड कोड कर दें। अब पेरेंट प्रोसेस सर्च करें, किसी भी नंबर को आपने सर्च करना है, पेरेंट प्रोसेस हाफ एरे को सर्च करे और रिमेनिंग हाफ को चाइल्ड प्रोसेस सर्च करे, और सर्च करके कोई भी एलिमेंट है सर्च करके दोनों बताएं कि फाइंड हुआ या नहीं। स्ट्रक्चर आपके पास है, ये क्लास के अंदर एक्टिविटी है, ये ग्रेडेड एक्टिविटी है, इसके मार्क्स हैं क्लास पार्टिसिपेशन के अंदर, और ये आपने अभी करके सर रिपीट करें पता कि हाफ अरे को सर्च करना है, पेरेंट प्रोसेस ने सर्च करना है। हाँ सर्च करना है। अब कोई भी नंबर है, आप कोई भी नंबर ले लें अपनी मर्जी का, आप जो एरे में मौजूद हो, आप कहें कि ये नंबर सर्च करना है। अब पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों सर्च कर रहे हैं अपने अपने पार्ट को, और दोनों अपना अपना मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि इसमें मिला या नहीं मिला। तो आपने सर्चिंग करनी है यूजिंग टू प्रोसेसेस इन एरे। तो मैं इसकी एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ और आपने इसे सबमिट करवाना है। इट्स योर क्लास एक्टिविटी, आपने क्लास का जो टाइम रिमेनिंग टाइम है आपने इसके अंदर करके सबमिट करवानी है। इनफ टाइम है आपके पास। ये हैंड रिटन करवा सकते हैं कि कंपाइल करके करवाना? नहीं, आपने टाइप करके करवानी है, बेहतर है आप कंपाइल करके करवाएं। आप देखें आपको कंपाइल की लैब हुई 2 वीक हो चुके हैं, अब तक आपको Ubuntu इंस्टॉल कर लेना चाहिए था। दरमियान में आपके पास लॉन्ग वीकेंड भी आया था। आपकी जो लास्ट यानी कि अब 2 वीक्स पहले मैं कहूँगा, क्योंकि समर में 1 वीक 2 ही वीक के बराबर है, तो 2 वीक्स हो चुके हैं आपको करवाई गई है Ubuntu की इंस्टॉलेशन। अब तक आपको कर लेनी चाहिए थी। तो मैं अब आपका वेट नहीं करूँगा, मैं आपको टास्क देता रहूँगा। तो आपने ये कोड अभी सबमिट करवाना है क्लास के अंदर। मैं इसकी सबमिशन क्रिएट कर रहा हूँ। सर एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अरे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके प्रोसेसेस को दें या टोटल? नहीं, डिवाइड नहीं करना आपने, आपसे ग्लोबल रखे हैं अरे को, दोनों को भी एक्सेस कर लेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट चेक करने हैं आपके कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आज के लेक्चर में ना बताई हो। आज का लेक्चर कंप्लीट था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब 4 की कॉल करते हैं तो कॉलर की कॉपी क्रिएट होती है। कॉलर प्रोसेस के अंदर जो कुछ होता है वो चाइल्ड प्रोसेस को मिल जाता है, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस कॉपी होती है पेरेंट प्रोसेस की। तो अगर आप एरे क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर 4 की कॉल करेंगे तो एरे भी चाइल्ड प्रोसेस को मिल जाएगा, उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी चाइल्ड प्रोसेस। तो जस्ट अब आपने सर्चिंग करनी है, दोनों का अपना अपना पार्ट सर्च करना है। अगर 20 एलिमेंट्स की आपने एरे दी है तो 10 एलिमेंट, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आप पेरेंट से करवा लें, जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हैं वो सर्च करवा लें चाइल्ड प्रोसेस से। एक नंबर ले लें जो उन्होंने सर्च करना है, वो भी आप वो नंबर भी हार्ड कोड कर सकते हैं। दोनों अपना पे पार्ट को सर्च करके डिस्प्ले कर रहे हैं, जिस तरह मैंने वैसे डिस्प्ले किया बिल्कुल इसी तरह डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रोग्राम आपका कंपाइल होना चाहिए and it should be typed, not handwritten. सबमिशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ।